नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बात करेंगे रोहिंग्या को जिस प्रकार से कश्मीर में डिपोर्ट किया गया है, मगर दोस्तों वीडियो के मिड सेक्शन और आखिरी सेक्शन को भी आप पूरा देखिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग आपको फिगर्स बताने वाला हूं। ये इनलीगल इमिग्रेंट्स क्या हैं और इसका डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले रोहिंग्या से शुरू करते हैं। दो रोहिंग्या मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, जिनके पास फेक वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होता है। अब आप समझिए कि अगर इनलीगल इमिग्रेंट्स एक दो की संख्या में हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर ये जो बाहर से मुसलमान इनलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्या या बांग्लादेशी आए हैं वो ज्यादा हुए तो। नमस्कार, मैं मैक्स से अवार्डधारी। कल मिथुन चक्रवर्ती के कोबरा वाले स्पीच पर रवीश कुमार बहुत दुखी नजर आए। उन्होंने बताया कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। रवीश कुमार से मेरा एक सवाल है, सुनिएगा दोस्तों, और यह सवाल आप हर एक उस लिबरल से पूछिएगा। रवीश कुमार को मिथुन दा के कोबरा वाले बयान पे आपत्ति है, दुख भी है कि राजनीति में इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, मगर रवीश कुमार को 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वास्तविक टीएमसी के कोबरा के द्वारा डस लिए गए, उनका परिवार तहस नहस हो गया। वो 130 कार्यकर्ताओं की हत्या पे चुप्पी साध लेते हैं। अरे दोगला, मने हद हराम खोरी है भाई, दोगलेपन की इंतहा हो गई। थू, मतलब किसी का जीवन मैटर नहीं करता। और एक आदमी ये बोल दिया कि मैं कोबरा हूं, वैसा सांप नहीं हूं। उन्होंने राजनीतिक रूप से इस बात को कहा था, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्रों का मैं खुलासा करने वाला हूं आगे वीडियो में। हम बात करते हैं ओपिनियन पोल की। एबीपी न्यूज भी ओपिनियन पोल देता है और न जाने कितने ओपिनियन पोल मेकर देश भर में हैं, पर यह ओपिनियन पोल कितना सच होगा कितना झूठ होगा यह निर्भर करता है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मुस्लिम वोटर बंगाल में कितने। दोस्तों, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि इतने इनलीगल इमिग्रेंट्स जो मुसलमान बांग्लादेशी वोटर अपना आई कार्ड बना करके वोट देते हैं किसी पार्टी को, क्या यह न्यायोचित है? क्या ये सब कुछ डेमोक्रेसी के अंदर है, या फिर इसके वजह से डेमोक्रेसी के अंदर थ्रेट का ऑप्शन आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो रवीश कुमार जैसों का कॉलर पकड़ के सवाल पूछिए। क्या नाम हुआ? कब बना वोटर कार्ड आपका? 6-7 साल हो गया। घर में कितने लोगों का बना वोटर कार्ड? 6 लोगों का। और किसी ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं बना अभी तक? मेरे पिताजी को हुआ नहीं। ऑपरेशन वोट बैंक में आज जो खुलासा होगा वो पैरों तले जमीन खिसका देगा। आपको बता देगा कि दीदी के बंगाल में बांग्लादेशी कहां तक पहुंच गए हैं। पता चलेगा कि बांग्लादेशी कैसे चुनाव के नतीजों को हाईजैक कर सकते हैं। आज पहली बार बांग्लादेशी टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर कबूल करेंगे कि वो बांग्लादेश से आए हैं। आदमी है उस परिवार में, लेकिन 2 आदमी नहीं बना, पिता और माता की नहीं बना। अब आपको आंकड़ों का खेल समझना चाहिए। 1997 में यूनियन होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता कहते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ इनलीगल इमिग्रेंट्स मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी हैं। अब आपको इसको आगे बढ़ाता हूं। किरण रिजिजू 2016 में कहते हैं कि भारत में लगभग 2 करोड़ मुस्लिम बांग्लादेशी या इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मगर दोस्तों, आपको एक कदम आगे लेके जाता हूं। यह विकिपीडिया कहता है 30 लाख है, मगर मेरी जो नीलाद्री सर से बात होती है, वहां के एक प्रख्यात आदमी है, काफी साल उन्होंने बंगाल में गुजारा है, वो मेरे सीनियर है। उनके अनुसार इस वक्त अकेले 2 करोड़ सिर्फ बंगाल में, 2 करोड़ वोटर बंगाल में बांग्लादेशी हैं। अब आप समझिए कि क्या यह देशद्रोह है कि नहीं? इस पे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी ना? किसी न्यूज चैनल ने करने की कोशिश की कि इतने बांग्लादेशी फेक वोटर आए तो आए कहां से? चलिए, एक आदमी ने शुरू भी की थी, मगर वो अब तक न्यूज नहीं पहुंची। टीवी9 भारतवर्ष ने एक ऑपरेशन वोटर लिस्ट चलाया था, ऑपरेशन वोटर। उसमें उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम वोटरों से बात की, मगर ये न्यूज कहीं चली ही नहीं, बड़ा न्यूज बन ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना? क्या ये भारत में रहने वाले हिंदू या बंगाली हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? वो कैसे वोटर हो गया?
16 अगस्त 2012 को कांग्रेस के प्रख्यात नेता शशि थरूर कहते हैं कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वोटर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो श्रीलंका के पॉलिटिक्स में अगर समझा जाए उसके बराबर तो दखल देकर के मेजॉरिटी सेक्शन में ला सकता है खुद को, इतना, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में जब शशि थरूर ने 2012 में बात की थी, क्या उनको ये उनकी नैतिकता खत्म हो गई है इस वक्त, या इस वक्त भी खुल के बात करना चाहिए था? दरअसल मुसलमान वोटर का इतना ज्यादा इस देश में इंपैक्ट हो गया है कि सच बोलने की क्षमता रवीश कुमार जैसों में या फिर दलायर न्यूज लॉन्डे लॉन्डियों में खत्म हो गया है। ये उस सच को दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, और आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है। इस देश के हजारों, इस देश के लाखों और करोड़ों हिंदू वोटरों के साथ यह धोखा है। क्यों? आप बात करते हैं, रवीश कुमार ने अपने कल कोबरा वाले प्राइम टाइम में एक बात कहा था। आप उनसे पूछिएगा कि क्या सेकुलरिज्म के वजह से इस देश में 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है? क्या सेकुलरिज्म के वजह से नौकरियां नहीं है? रवीश कुमार से मेरा जवाब है, रवीश कुमार को मेरा जवाब है, हां, इस देश में सेकुलरिज्म के वजह से ही नौकरियां कम हुई है। हां, इस देश की तमाम समस्याओं का जड़ सेकुलरिज्म है। मैं बता देता हूं कैसे। भारत देश में सेकुलरिज्म के वजह से ही तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया। अगर इस देश की जनसंख्या 80 करोड़ होती तो क्या ये एक बहुत खूबसूरत देश, शानदार, अच्छा देश नहीं होता? बिल्कुल होता। क्या हमारी उपलब्धियां कम होती? बिल्कुल नहीं होती। क्या जमीन, जो पक्के जमीन, जो खेती के जमीन थे, उन पे जो ये घर और फ्लैट और अपार्टमेंट बन रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, क्या उससे प्रभाव नहीं पड़ा है? पड़ा है। क्या कंजम्पशन, बढ़ती हुई जनसंख्या ने कंजम्पशन ज्यादा नहीं बढ़ा है? चाहे पेट्रोल के उत्पादों का ही हो, बिल्कुल बढ़ा है। तो मेरा सिंपल सा सीधा सा पॉइंट है, हर एक मूल समस्या का जड़ इस देश में बढ़ती हुई आबादी, और बढ़ती हुई आबादी को सिर्फ इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि इस देश का मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट आबादी बुरा मान जाएगा। बढ़ती हुई आबादी के बारे में इस देश में कोई सिर्फ इसीलिए बात नहीं करता क्योंकि इस देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमान जो है इस देश में विद्रोह कर देंगे। सीए एनआरसी से ज्यादा विध्वंसक विद्रोह होगा, देश भर में दंगे शुरू हो जाएंगे। दंगों से याद आया, रवीश कुमार जब कोबरा के बारे में बात कर रहे थे, तेलंगाना में परसों दंगा हुआ है और हिंदू विरोधी दंगा हुआ है। इस संबंध में पूरा का पूरा मीडिया हाउस चुप है, खामोश है। जानते हैं क्योंकि इस देश में हिंदुओं के जीवन से, इस देश में हिंदुओं से किसी भी सेकुलर को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं इन लिबरलों से इतना नफरत करता हूं, इसीलिए मैं इन लिबरलों के मुंह पे थूकना चाहता हूं, इसीलिए मैं इन लिबरलों के मुंह पे हिंसक रूप से कभी कभी मन करता है कि थप्पड़ मार दें, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए इसलिए थप्पड़ नहीं मार सकते। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीरें हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इन्हीं की आड़ लेकर के ये इमोशनल गेम शुरू होता है। मगर अपने आत्मा से, अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर ये शरणार्थी हैं, वैध हो या अवैध हो, इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? आप सोचिए, निजता की इतनी भारी कमी के बावजूद ये इलीगल इमिग्रेंट्स या लीगल इमिग्रेंट्स भारत में आते हैं और जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो हे रवीश कुमार, इन बढ़ती हुई जनसंख्या का जिम्मेदार तुम ही हो। इन बढ़ती हुई जनसंख्या और भारत में घटते हुए संसाधनों के जिम्मेदार तुम जैसे हिपोक्रेट लोग हो। यह सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि एक तो तुम अपना मुल्क छोड़ करके आए और यहां पे पैदा कर रहे हो फसलें हैं, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? इस देश में क्या कोई कानून है या नहीं है? इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर जो भारत सरकार खर्च कर रही है वो किसके टैक्स के पैसे हैं? ये बांग्लादेशी जो वोटर बने हुए बैठे हैं और हमारी छाती पे मूंग डाल के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। पूछिएगा, जब नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में 500 रुपए हर गरीब के बैंक अकाउंट में दिए तो इनमें से कितने फेक बैंक अकाउंट्स होंगे जो बांग्लादेशी मुसलमानों के भी होंगे? आखिर वो पैसे उनके बैंक अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? माइनॉरिटी के नाम पे, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो देश का मुसलमान है, माइनॉरिटी के नाम पे जब फायदा उठा रहा है देश के संसाधनों का, उनसे पूछिएगा कि इनमें से कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स, भारतीय डॉक्यूमेंट्स बना करके इन संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, भारत के हॉस्पिटल्स का फायदा उठा रहे हैं, भारत के रेलवे का फायदा उठा रहे हैं, भारत के बसेस का फायदा उठा रहे हैं, भारत के तमाम
फ्री सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं, और अगर इनको उठाने दिया जा रहा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के उठाने दिया जा रहा है तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ये सवाल उनसे कॉलर पकड़ के रवीश कुमार से पूछना चाहिए। और अगर इन सब का विनाश करने के लिए मुझे कोबरा बनना पड़ता है या मिथुन चक्रवर्ती को कोबरा बनना पड़ता है तो जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ममता बनर्जी और ममता बानो इस चीज को रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ बंगाल बनाने में बनी हुई है, ये अलार्मिंग पोजीशन है आपके लिए। या तो बंगाल का हिंदू इस बार बीजेपी को वोट करेगा या अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को घुट घुट के मरता हुआ देखेगा। जय श्री राम।